हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं क्या क्या है इस करंट अफेयर्स वीडियो में। तो 8 साल के बाद मंगल मिशन ख़त्म हो गया है, मंगलयान ने अलविदा कह दिया। तो ऐसा क्या अचानक हुआ जिसकी वजह से बैटरी और ईंधन खत्म हो गया, इसमें बात करेंगे। एनिमेशन के जरिए आपको ले चलेंगे मंगल ग्रह पर और क्या ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से मंगलयान को अपना मिशन ख़त्म कर देना पड़ा, वो सब आपको बताएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 का अवार्ड राष्ट्रपति ने दिया है। किसे अवार्ड दिया गया? इससे पहले शहरी का अवार्ड दिया गया था, तो वो मैंने आपको वीडियो में बताया था, और ये ग्रामीण का अवार्ड है। ओके। भारतीय को UNSDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर का खिताब मिला है, सम्मान मिला है, उनके बारे में बात करेंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उस पर भी बात होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं और लाइक बटन जरूर दबा देना। और फिर से आपको बता दूं कि BPSC के एग्जामिनेशन में शानदार क्वेश्चंस आए हम लोग के। टोटल 150 क्वेश्चन थे, उसमें से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे और उसमें से 22 हम लोगों ने जो बताए थे, जो हमारे PDF और मेंबरशिप के जरिए आपको मिले थे, वो आपको मिले हैं। तो PDF आप ले सकते हैं, करंट अफेयर्स का अब तक का टोटल है। कई तरह के PDF होते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और वो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है मेंबरशिप का, और इसके जरिए आपको मिलता है 1 साल तक PDF जो भी करंट अफेयर्स हो रहे हैं उसके। इसके अलावा मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज का मौका, और बुक्स पे भारी डिस्काउंट भी मिलता है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, भारत के मंगलयान की बैटरी और ईंधन खत्म होते ही इसने अक्टूबर 2022 में अलविदा कह दिया। तो इसे कब लॉन्च किया गया था? आंसर होगा 5 नवंबर को लॉन्च किया गया था और उसने अलविदा कह दिया। ये 2 अक्टूबर की खबर आप देख रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये है, इसे कब लॉन्च किया गया था? लॉन्चिंग डेट थी 5 नवंबर 2013। मार्स तक यानी मंगल ग्रह तक पहुंचा था ये 24 सितंबर को मंगल के कक्षा में, ऑर्बिट में। और टोटल खर्चा आया था 450 करोड़ रुपये, और कुल दूरी तय हुई थी पृथ्वी से मंगल ग्रह तक 65 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें मैं एनिमेशन वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन होगा, मंगलयान की बैटरी और ईंधन खत्म होने की मुख्य वजह क्या है जिससे ये मिशन समाप्त हो गया? इसका आंसर होगा मंगल पर 7 घंटे से ज़्यादा का ग्रहण। 7 घंटे से ज़्यादा का ग्रहण हुआ है। ये न्यूज़ आप देख रहे हैं, द हिंदू का PTI के हवाले से ये खबर है, और इसमें साफ लिखा हुआ है इक्लिप्स हुआ जो कि 7.5 आवर्स लंबा था, और उसकी वजह से मंगलयान पर बहुत बुरा असर हुआ। कैसे असर हुआ? तो उसका ईंधन नहीं बचा और बैटरी पूरी तरह से समाप्त हो गई। क्यों समाप्त हो गई? ईंधन कैसे समाप्त हो गया, बैटरी क्यों खत्म हो गई? तो देखिए, हुआ ये कि स्पेसक्राफ्ट जो है ना, मंगलयान, उसको मुख्य तौर पर सोलर एनर्जी से वो चलाने के लिए बनाया हुआ। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी स्थिति होती है तो उसके लिए बैटरी है। और न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार इसरो के एक अधिकारी ने कहा है कि मंगल ग्रह पर लगातार एक के बाद एक ग्रहण लग रहे थे, और सबसे लंबा जो ग्रहण था वो 7.5 घंटे का तक चला। और यहाँ पर ग्रहण का मतलब ये नहीं है कि स्पेसक्राफ्ट जो है मंगल के पीछे चला गया हो, मंगल के चारों तरफ घूम रहा था, लेकिन उसके पास बैटरी केवल 1 घंटे और 40 मिनट की अवधि की ही थी इमरजेंसी के लिए, उसी के लिए डिज़ाइन किया गया था। और 7.5 घंटे लंबा जो ग्रहण हुआ वो उसकी सुरक्षित सीमा से अधिक था, जिसकी वजह से मंगलयान से कनेक्शन टूट गया, वो बैटरी ड्रेन हो गई। तो एक बार इसको एनिमेशन के जरिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सोलर सिस्टम आपको दिख रहा है, बीच में सन है और तमाम अलग अलग ग्रह हैं। तो अभी देखिएगा कि ये ग्रहण होगा, किस तरीके का ग्रहण होगा आप देखेंगे। अगर आप मंगल पे हैं तो ये छिप गया सूरज और यहाँ अंधेरा छा गया। तो इसी के दौरान अपना जो मंगलयान है वो घूमता रहा, लेकिन उसे एनर्जी नहीं मिली सन से, और ये करीब 7.5 घंटे लंबा चला। और बैटरी जो थी मंगलयान की, उसको बनाया गया था केवल 1.5 घंटे, यानी 1 घंटे और 40 मिनट, 1.5 घंटे से ज़्यादा उसकी अवधि तक उसको चलाने के लिए, ठीक है। और जब 7.5 घंटे हो गए तो उसकी वजह से उसकी बैटरी ड्रेन आउट हो गई, और फिर इसरो का संपर्क टूट गया मंगलयान से, ठीक है। तो ये एक बड़ी घटना हुई है, और ये इस तरीके से आप पूरी बात ये समझ चुके होंगे। जैसे सूर्य ग्रहण होता है, आपने देखा होगा कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो अंधेरा सा माहौल हो जाता है, सूर्य की रोशनी गायब हो जाती है जब सूर्य ग्रहण होता है तो, ठीक है।
तो इसी तरीके से वहाँ भी हुआ, ग्रहण लगा है, और वो ग्रहण एक के बाद एक हुआ, और जिसका नतीजा हुआ, जैसे ये सामने एक और ये मरकरी आ गया तो उसकी वजह से इधर रोशनी बंद हो गई। तो ये इस तरीके से हुआ है, और उसकी वजह से हमारा मंगल यान से संपर्क खत्म हो गया। तो मंगल मिशन उसे कब लॉन्च किया था? 5 नवंबर 2013 को। पहुंचा कब था मंगल तक? तो ये 24 सितंबर 2014 को। 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ, सितंबर 2014 में पहुंचा। खर्च आया 450 करोड़ रुपए। बहुत ही कम खर्च में इंडिया ने मंगलयान को भेजा था। ये पहला मंगल मिशन था इंडिया का, और टोटल दूरी तय करी थी इस मंगलयान ने पृथ्वी से मंगल तक 65 करोड़ किलोमीटर तक की। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये है। और एकमात्र ऐसा देश है जो कि एक बार में मंगल तक सीधे अपना मार्स पहुंचाया था, मतलब पहला देश ऐसा बना था। और अगर हम बात करेंगे कि कौन सा देश था, तो चौथा देश था सोवियत रूस, नासा यानी अमेरिका, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इन सब के बाद इसरो जो चौथा ऐसी एजेंसी बन गई थी जिसने मार्स तक ये भेजा था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात ये है, मुझे लगा कि ये बात बतानी चाहिए आपको। इम्पॉर्टेंट बात जो है ना, जिसकी वजह से ये घटना हुई है, वो आपको ज़रूर जानना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण यानी SSG 2022 के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला पुरस्कार किस राज्य को दिया है? आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना को ये अवार्ड मिला है। आप देख रहे हैं स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए आपके। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ भारत दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी की जयंती के दौरान। तो उसी के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये अवार्ड दिए हैं तेलंगाना को। ठीक है, अगर हम बात करें कि बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप 3 कौन कौन से राज्य हैं, तो ये पूरी लिस्ट रही। नंबर 1 रहा तेलंगाना, सेकंड पे है हरियाणा, और थर्ड पे है तमिलनाडु। ये ध्यान रखने की बात है। और तेलंगाना को पहला स्थान मिला है। क्यों मिला है स्थान? क्योंकि ग्रामीण इलाके में स्वच्छता को लेकर वहाँ पर बेहतरीन काम हुए। ठीक है, तेलंगाना के वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव, गवर्नर तमिल साई सौंदरराजन, और राजधानी है हैदराबाद। और ये रहा तेलंगाना मैप में, लैंड लॉक्ड ये स्टेट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 यानी SSG 2022 के तहत छोटे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहला पुरस्कार किस राज्य को मिला है? आंसर होगा अंडमान और निकोबार को। ठीक है, किस राज्य अथवा यूटी यूनियन टेरिटरी, तो उसे मिला है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 अक्टूबर को यह अवार्ड दिया है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। और अगर हम बात करेंगे टॉप 3 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी कौन है, तो नंबर 1 अंडमान निकोबार, सेकंड पे है दादरा नागर हवेली, दमन और दीव, और थर्ड स्थान पे है सिक्किम। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये रही। तो ये अवार्ड दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो चल रहा है उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के लिए। स्वच्छ भारत मिशन की भी बात कर लें, ये लोगो है इसका, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो आपको जानना चाहिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कब शुरू हुआ था? 1.0 तो 2014 में, 2.0 शुरू हुआ 2020 में, और 30 सितंबर तक 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हो चुका है इस ग्रामीण इलाकों में। किस अभियान के तहत? तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग 60 करोड़ लोगों को खुले शौच की आदत को बदला गया, उन लोगों ने आदत बदला और शौचालय में उन लोगों ने जाना शुरू किया। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि भारत ने जो 2030 का अपना समय सीमा रखी थी, लक्ष्य रखा था, उससे 11 साल पहले ही संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य यानी SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसका जो नंबर 6 है स्वच्छ जल और स्वच्छता, उसको उसके टारगेट को हासिल कर लिया है। महत्वपूर्ण बात है। एक और अभियान है जल जीवन मिशन, जिसको लेकर भी ये अवार्ड दिया गया है। जल जीवन मिशन, उसके बारे में भी जानना चाहिए। कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 2019 को, और 3 साल में 10 करोड़ 27 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से स्वच्छ पानी प्राप्त होना शुरू हो चुका है। ठीक है,
तो केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। और अंडमान निकोबार कहाँ पर है? ये यहाँ पर रहा मैप में, ठीक है। इसके उपराज्यपाल कौन है? एडमिरल DK जोशी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, जो भी मैं बता रहा हूँ उन सब का PDF डेली का फ्री होता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और बाकी जो पुराना PDF लेना चाहते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, तो वो सब आपको मेंबरशिप के जरिए मिलता है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वो सब PDF 3 तरीके के होते हैं। एक होता है वन लाइनर, ताकि एग्जामिनेशन से जस्ट पहले आप तैयारी कर लें। दूसरा होता है MCQ, अगर 10-15 दिन बचे हैं तो तैयारी करने के लिए। और है एक MCQ विद पूरा नोट्स, अगर लंबी तैयारी करनी है उसके लिए, ठीक है। और जो भी एग्जामिनेशन होने वाला है, चाहे अभी UP SSSC PET का एग्जामिनेशन है, दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन है, उन सब में ये सारे PDF, ये करंट अफेयर्स बहुत काम आएंगे, क्योंकि उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र SDG एक्शन अवार्ड्स 2022 के चेंज मेकर सम्मान से सम्मानित किया गया? आंसर होगा सृष्टि बख्शी। फोटोग्राफ ये रहा इनका। वो भारत की महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं, मतलब वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। और UN SDG एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर पुरस्कार अभी मिला है हाल ही में, और ये आयोजन हुआ है जर्मनी में। एक क्लिप देख लेते हैं जब अवार्ड दिया गया उसका। And the winner for the change maker category is Shrishti Bakshi. Wow. Congratulations, congratulations. Here you go. किस कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला है? तो लिंग आधारित हिंसा का सामना करने और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित पहुंच की वकालत करने के लिए। ये इन्होंने क्या किया काम? इन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3800 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, और इस यात्रा के दौरान महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा के मामले हो रहे हैं उन सब के खिलाफ जागरूकता फैलाई। उनके अधिकारों, महिलाओं को जो अधिकार है उनको सशक्त बनाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए जगह जगह पर। और इस यात्रा पर एक वार्म वुमेन ऑफ माई बिलियन, वो भी एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस के 17 SDG हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, तो उनमें से एक ये अवार्ड मिला है, SDG अवार्ड मिला है, ठीक है। और क्या क्या गोल हैं, अगर हम बात करेंगे क्या क्या गोल हैं, एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे UPSC हो, स्टेट PSC हो, चाहे अलग अलग SSC की एग्जामिनेशन, तो वो आपको जानना चाहिए। जैसे पहला लक्ष्य है कोई गरीब नहीं रहे, दूसरा लक्ष्य है शून्य भूख, कोई भूखा न रहे, तीसरा लक्ष्य है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण सबके लिए, चौथा लक्ष्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा लक्ष्य है लैंगिक समानता, महिला पुरुष दोनों बराबर, छठा लक्ष्य है स्वच्छ जल और स्वच्छता, जिसके लिए इंडिया ने अचीव कर लिया है 11 साल पहले ही, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। सातवां लक्ष्य है अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी, आठवां लक्ष्य है अच्छा काम और आर्थिक विकास, नौवां लक्ष्य है उद्योग और इनोवेशन और बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, 10वां लक्ष्य है असमानता में कमी लाना लोगों में, 11वां लक्ष्य है सतत शहर और समुदाय, 12वां लक्ष्य है जिम्मेदारी खपत और उत्पादन, जिम्मेदार खपत और उत्पादन, 13वां लक्ष्य है जलवायु कार्रवाई, जलवायु पर एक्शन लें हम लोग, 14वां लक्ष्य है जल के नीचे का जीवन यानी वाटर का जो जीवन है, जो मछलियां हैं, जो जीव हैं, उनके संरक्षण का काम करना, 15वां लक्ष्य है भूमि पर जीवन लक्ष्य, और 16वां लक्ष्य है शांति और न्याय मजबूत संस्थाएं बनाना, और आखिरी जो लक्ष्य है 17वां वो है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भागीदारी, ठीक है। तो ये सब टोटल जो है ना वो 17 SDG हैं। इससे रिलेटेड अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत के रैंक बताएं, जिसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO ने जारी किया है। आंसर होगा 40वां 40। ये अभी हाल ही में ये इंडेक्स जारी हुआ है, GII इंडेक्स। अगर हम बात करेंगे पिछले साल की 2021 में क्या रैंकिंग थी, तो 46 रैंक थी पिछले साल,
और इस बार इंडिया 40 रैंक उसका आ गया है। और अगर हम बात करेंगे कुछ साल पहले तो 2015 में इंडिया की रैंकिंग 81 थी और 2022 में कितनी होगी, 40 हो गई है। ठीक है, और ये रही रिपोर्ट। ठीक है, और बात अगर होगी कि अलग अलग इनकम कैटेगरी में जो देश हैं उन सब में किसकी किसकी क्या स्थिति है, तो नंबर 1 है हाई इनकम में स्विट्ज़रलैंड। ओके, अगर आप बात करेंगे अपर इनकम में वो है चाइना, और लोअर मिडिल इनकम में इंडिया नंबर 1 है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह है। और बिल्कुल लो इनकम में रवांडा है। और अगर बात होगी कि इस रैंकिंग में टॉप 10 कौन सा देश है, तो टॉप 10 यही सब है। स्विट्ज़रलैंड 1 पर है, सेकंड पे अमेरिका है, थर्ड पे स्वीडन है, फोर्थ पे यूनाइटेड किंगडम है, फिफ्थ पे नीदरलैंड्स है, सिक्स पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, सेवन्थ पे सिंगापुर है, एट्थ पे जर्मनी है, नाइन्थ पे फिनलैंड और 10th पे डेनमार्क है। और ये सब अमीर देश हैं जो कि नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक तो हैं ही, और हाई इनकम ग्रुप में भी वो सबसे आगे देश हैं। अब यहाँ पर सवाल हुआ कि भारत की रैंकिंग क्यों बेहतर हुई है। हम 81 से 2015 में जो 81 थे वहाँ से हम 40 पे कैसे आ गए। भारत ने खास तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एक्सपोर्ट, वेंचर कैपिटल प्राप्त करने, स्टार्टअप को फाइनेंस करने में, उन सब में बेहतर काम किया है। इस वजह से रैंकिंग बेहतर हुई है। किस आधार पे ये रैंकिंग तय होती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट यानी लोन, इन्वेस्टमेंट कैसा आ रहा है, क्रिएशन यानी इनोवेशन वगैरह क्या चल रहा है, ज्ञान का प्रसार जो है कितना ज़्यादा हो रहा है लोगों तक, और क्रिएटिव आउटपुट कितना हो रहा है, रचनात्मक आउटपुट क्या हो रहा है, तो उसके आधार पर ये रैंकिंग तय की जाती है। ओके, और ये रिपोर्ट किसने जारी की है, तो WIPO ने, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, स्थापना हुई थी 1967 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने यात्री कार में 6 एयरबैग की अनिवार्यता के नए नियम को लागू करने की तारीख बढ़ाकर कितनी कर दी है, कब से अब ये लागू होने जा रहा है। आंसर होगा 1 अक्टूबर 2023। ये पहले लागू होने जा रहा था इसी साल से 1 अक्टूबर 2022 से, लेकिन इसको आगे बढ़ा दिया गया है कार में 6 एयरबैग की अनिवार्यता को। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उसने 1 साल के लिए बढ़ा दिया है और नियम को अब 1 अक्टूबर 2023 से लागू करना हो। क्यों बढ़ाया गया? दरअसल मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं उन सब ने अपील की थी। हो ये रहा है कि कोविड-19 के बाद से जो इससे जुड़े हुए सामान, बहुत सारे तरह के सामान जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं, उनकी आपूर्ति, ग्लोबल आपूर्ति में कमी आई है। तो इसकी वजह से कंपनियों ने चिंता जताई थी कि उसके पास ये इतने सारे एयरबैग अचानक से डिमांड को पूरा करना बहुत मुश्किल होगी विदेशों से मंगवाने में, तो इसलिए इसको बढ़ाया जाए। तो सरकार ने कहा ठीक है, ओके। तो 6 एयरबैग का क्या मतलब हुआ? जो कार में एयरबैग है वो आपको प्रोटेक्ट करता है एक्सीडेंट के दौरान। तो 2 तो एयरबैग हो गए फ्रंट सीट के आगे, ठीक है, यहाँ और यहाँ, और एक इस तरफ हो गया यानी लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में हो गया, एक और पीछे वाले जो पैसेंजर है उसके लिए राइट साइड और लेफ्ट साइड में। तो इस तरीके से ये 6 एयरबैग हो जाएंगे। और ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर एयरबैग ना हो तो इस तरीके से एक्सीडेंट के दौरान बुरा हाल होता है, जो एक मौत हो जाती है अक्सर। ठीक है, बेल्ट और एयरबैग ना हो तो यही हालात होते हैं जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार M1 श्रेणी के कार में ऐसा कराना होगा। M1 श्रेणी का मतलब क्या होता है? जिसमें 8 से अधिक सीटें नहीं होती हैं, वो M1 श्रेणी का कहलाता है। तो मतलब कि ऑल्टो से लेकर इनोवा कार तक उन सब में ये 6 एयरबैग लगाना बहुत ज़रूरी होगा। ओके, क्यों लाया जा रहा है ये नियम? कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है NCRB की रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। वो ट्रैफिक एक्सीडेंट की अगर हम बात करेंगे 2021 में, तो रोड एक्सीडेंट से मौत हुई है 1,55,622 लोगों की एक साल में, रोड एक्सीडेंट से। बाकी अदर एक्सीडेंट ये रहे। अगर हम रोड एक्सीडेंट में भी हम बात करेंगे कि कार एक्सीडेंट से कितने हुए हैं, तो टोटल का ये 15.1% जो है ना, वो कार एक्सीडेंट में हुआ है। टोटल का सबसे ज़्यादा 44% तो रोड एक्सीडेंट में मौतें 2 व्हीलर की हुई हैं, लेकिन ये कार वालों की भी मौत हुई। तो एक सिक्योरिटी के लिए
ये किया जा रहा है। ठीक है, 6 एयरबैग को लागू करने की बात हो रही है। तो केंद्रीय परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ये नोटिफाई किया है, ऐलान किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य ने चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ पै के नाम पर रखने का फैसला किया? आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, तो उन्होंने ही अपनी अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की मीटिंग की और ये फैसला कर लिया। अब ये जो है इस नाम को रखने का ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को जाएगा, केंद्र सरकार परमिशन देगी, उसी के बाद नाम चेंज होता है। कोई भी नाम अगर चेंज हो रहा है जगह का, स्थान का, तो वो सब केंद्र सरकार की परमिशन से, सहमति से होता है। परमिशन का सहमति से होता है। ठीक है, ये बैरिस्टर नाथ पै, इनका आप देख रहे हैं डाक टिकट भी। अच्छा, नाम को लेकर आप में कन्फ्यूज होगा, बैरिस्टर नाथ पै क्यों, कुछ जगह आपको लिखा दिख रहा होगा कि पाई, तो जो ये डाक टिकट है उसमें ये पै ही लिखा हुआ है, तो यही असली हिंदी में हम लोग कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में PAI होगा और हिंदी में पै कहेंगे। ये कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे, और 2022 जो है वो इनकी जन्म शताब्दी ईयर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य ने रानीपुर टाइगर रिजर्व को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत नोटिफाई किया है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर यह स्थापित हो रहा है? तो चित्रकूट में। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इसकी मंजूरी दी और फिर नोटिफाई हो गया। तो मतलब ये हुआ कि बुंदेलखंड के इलाके में अब बाघ की दहाड़ सुनाई देगी। यूपी का ये चौथा टाइगर रिजर्व है जो कि चित्रकूट के रानीपुर वन्यजीव विहार में बनाया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये। और बुंदेलखंड का ये पहला टाइगर रिजर्व कहा जाएगा। ओके, अच्छा, ये सवाल ये है कि आखिर क्यों वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? पहली बात तो ये है कि यूपी सरकार चाहती है कि उस इलाके में पर्यटन बढ़े। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि केन बेतवा लिंक परियोजना के बाद से मध्य प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वहाँ पर जल भराव की आशंका है, वहाँ पानी भर जाएगा। तो ऐसे में वहाँ के बाघों को बहुत दिक्कत होने वाली है। तो वहाँ के बाघ को चित्रकूट की ओर लाया जाएगा, वो आएंगे और इसीलिए ये टाइगर रिजर्व के लिए चुना गया है। ठीक है, तो यूपी का ये वाला जो है ना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो रानीपुर टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, तो ये भी अब प्रोजेक्ट टाइगर उससे जुड़ गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व कृषि पशु दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, भारत में और पूरी दुनिया में 1983 से ये मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। और जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, बहुत कम आपके लिए अफोर्डेबल प्राइस रखा गया, मात्र 150 रुपये। ओके, अब मिलते हैं ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ। और अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड। नोबेल प्राइज़ के अनाउंसमेंट शुरू हो चुके हैं और वो ज़रूरी है आपके जानने के लिए।